नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शीर्षासन के बारे में। बहुत ही पॉपुलर आसन है। बिगिनर्स को तो इतनी एक्साइटमेंट होती है शीर्षासन के नाम पे, उन्हें लगता है कि शीर्षासन सीख लिया तो सारा योगा सीख लिया। तो आज हम बिल्कुल बिगिनर्स वाला शीर्षासन समझेंगे कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो आपको शीर्षासन में क्या स्टेप्स लेने हैं, आपको शीर्षासन करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातों को हम इस वीडियो में समझेंगे, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखिए। शीर्षासन की वीडियो को मैं एक सीरीज में बनाऊंगा। इस वाली वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक स्टेप्स को समझेंगे और शीर्षासन के फंडामेंटल को समझेंगे। जानेंगे कि किन्हें ये आसन करना चाहिए, किन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है, कितना डिफिकल्ट है और किस तरह से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो जब आप बिल्कुल ही बिगिनर होते हैं और आपको शीर्षासन देखते ही या किसी को करते हुए देखते ही आपको एक्साइटमेंट होती है कि अरे मुझे भी ये करना है, और हम जल्दबाजी करने के चक्कर में कई बार अपने आप को चोटिल कर लेते हैं। हम झटके से शीर्षासन करने लगते हैं, इस तरीके से हम जंप करके करने लगते हैं। हम किसी की हेल्प से समहाउ दीवार का सपोर्ट लेके या कोई हमारी टांग पकड़ के ऊपर कर देता है। हम जैसे तैसे फाइनल पोजीशन में जाने के लिए बहुत सारे एफर्ट करने लग जाते हैं। तो जब हम बिगिनर होते हैं तो इस तरह की एक्साइटमेंट ज़रूर होती है, लेकिन उस एक्साइटमेंट की वजह से आपको बहुत भयंकर चोट लग सकती है। मैंने ऐसे-ऐसे केसेस देखे हैं जो लोग इस तरह से शीर्षासन कर रहे हैं और पहले से कभी योगा प्रैक्टिस नहीं किया है, डायरेक्टली शीर्षासन करने चले गए और उन्होंने अपने आप को बहुत हार्म पहुँचा लिया। उनकी सर्विकल स्पाइन में इंजरी हो गई, ब्रेन इंजरी हो गई, ब्रेन में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम हो गई, अलग-अलग तरीके से बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कोई ब्लड वेसल रप्चर हो सकती है। तो आपको हमेशा किसी न किसी की गाइडेंस में ही शीर्षासन करना चाहिए, या जो भी आप योग अभ्यास करना चाहते हैं तो शुरुआत में ट्राई करिए कि आप किसी अच्छे टीचर के अंडर ही सीखें, क्योंकि फ़ायदे से ज़्यादा कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि शीर्षासन किन्हें करना चाहिए। तो शीर्षासन तब करना चाहिए जब आप एक संतुलन को महसूस करते हो। जब आप कुछ समय से योग अभ्यास करते आ रहे हैं, अलग-अलग आसन प्राणायाम का अभ्यास करते आ रहे हैं और आपको अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर एक कंट्रोल थोड़ा-सा आ गया है। जब आपको बॉडी माइंड पर एक कंट्रोल आ गया है, आपके शरीर की मांसपेशियां और हड्डियों को आपने अच्छे से इस्तेमाल किया है अलग-अलग आसन में, तो अब आप शीर्षासन को ट्राई कर सकते हैं। उसके बेसिक्स को समझ सकते हैं, एबीसीडी को समझ सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, कैसी उसकी जर्नी है, वो सारे स्टेप्स को समझने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल नए हैं, आपने कभी शरीर से कुछ इस तरीके का अभ्यास नहीं किया है, योग अभ्यास नहीं किया है, कभी प्राणायाम नहीं किया है, कभी ध्यान को नहीं समझा है और एक तरह का इम्बैलेंस आपको लगता है अपने अंदर, तो शीर्षासन आपको और ज़्यादा नुकसान देगा, फ़ायदा बिल्कुल नहीं देगा। तो आप कुछ दिन अवॉइड करिए, पहले जनरल योगा प्रैक्टिस करिए, अपने आप को थोड़ा मजबूत बनाइए, अपने माइंड में एक संतुलन ले आइए। ईडा और पिंगला, हमारी राइट और लेफ्ट नोस्ट्रल के बीच एक जब बैलेंस आता है, तो एक मेंटल बैलेंस भी हमें फील होने लगता है। हमें एक एक तरह की स्टेबिलिटी अंदर जब लगती है, तब हमें शीर्षासन करना चाहिए। और दूसरी बात, शीर्षासन जनरली आप देखेंगे किसी भी सीक्वेंस में, जो ट्रेडिशनल सीक्वेंस भी हमने देखे हैं, उसमें लास्ट में शीर्षासन को करवाया जाता है। तो लास्ट में करवाए जाने का पर्पस क्या है कि जब आप स्टार्ट टू एंड सारे आसन कर लेते हैं, पूरा सीक्वेंस कर लेते हैं, तो वो करते करते ही आपकी दोनों नाड़ी ओपन हो जाती है और सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव हो जाती है। करते करते आपका ब्लड पूरी बॉडी में चलने लगता है और एक एनर्जी का फ्लो मिल जाता है और मन अपने आप शांत हो जाता है। इस तरह की स्थिति जब आपके अंदर बनती है, तब आप शीर्षासन करने के लायक बनते हैं। इसीलिए शीर्षासन को उस सीक्वेंस में, उन सीक्वेंसेस में बिल्कुल लास्ट में रखा गया है, ताकि जब आप वो शीर्षासन लास्ट में करें, तो बड़ी ही शांति से हो, बहुत ही रिलैक्स माइंड से हो, आप देर तक रुक पाएँ, आपकी श्वास बहुत ही आराम से चले, गहरी चले। उस तरह का शीर्षासन आपको मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है, आपको बहुत ज़्यादा काम डाउन कर देता है, पीसफुल कर देता है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अच्छे से एक्टिव रहता है उस स्थिति में। तब आपको शीर्षासन के जो अल्टीमेट बेनिफिट्स हैं, वो मिलते हैं। आपके ब्रेन को प्यूरिफाइड ब्लड मिलता है और सटल लेवल पर देखें तो आपकी एनर्जी सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है और आपको एक डिफरेंट लेवल पर उसका एक्सपीरियंस मिलता है। आप देखते हैं कि अपने आप मन शांत रहने लगता है, आप ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होते हैं। ये सारे लाभ आपको शीर्षासन से मिलते हैं। और सुपरफिशियली जो हम सुनते हैं कि आपके स्किन के लिए अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, आंखों के लिए अच्छा है, बहुत तरह की अनगिनत फायदे
आपको फिजिकली तो मिलेंगे, लेकिन फिजिकल फायदों के लिए योग नहीं बना था। योग बना था कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को हायर लेवल पे ले जाएं, आप अपनी चेतना को ऊपर के स्तर पर ले जाएं। तो उस पर्पस से शीर्षासन का महत्व है, सिर्फ फिजिकल बेनिफिट्स के लिए इसका महत्व नहीं है। तो दिखावे के लिए आप इस आसन को ना करें, पहले आप अच्छे से अपनी बॉडी को समझें, अपने माइंड को समझें, अच्छी तैयारी कर ले, तभी इस आसन को आप करें। अब समझते हैं कि क्यों, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो क्यों शीर्षासन नहीं करना है। आपको एक बात को समझना होगा, हमारी स्पाइन के 3 हिस्से हैं। एक है सबसे ऊपर गर्दन से कंधों तक, जिसे हम बोलते हैं सर्विकल स्पाइन। उसके बाद मिड सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं थोरासिक स्पाइन। फिर है लंबर स्पाइन। लंबर स्पाइन जो स्पाइन का निचला हिस्सा है, वहां पर बड़े बड़े वर्टिब्रल कॉलम है जो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी हमें दे देते हैं। फिर बीच में थोरासिक स्पाइन है जो रिब केज के साथ कनेक्टेड है। ये लंबर स्पाइन के कंपैरिजन में थोड़ा छोटा वर्टिब्रल कॉलम होता है। और सबसे छोटा वर्टिब्रल कॉलम है हमारी नेक वाला, यानी कि सर्विकल स्पाइन वाला। इतने पतले पतले सर्विकल स्पाइनल कॉलम के ऊपर जब आप हेड रखते हैं और हेड स्टैंड करते हैं, शीर्षासन करते हैं, तो आप देखिए कि अगर आपका वजन 70 से 80 किलो है तो आपके सर के जरिए पूरी गर्दन पर लोड आएगा और 70-80 किलो इस पतली पतली वर्टिब्रल कॉलम आपकी नेक के स्ट्रक्चर पर पूरा वजन पड़ने वाला है। और अगर आप कुछ देर रुकते हैं तो सारी डिस्क, सारी वर्टिब्रल कॉलम बहुत ज्यादा दबाव महसूस करेंगी। और उनको इस तरह की ट्रेनिंग नहीं मिली है, अलग अलग आसन आपने नहीं किए हैं, आप बिल्कुल नए हैं, चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको इंजरी होगी, क्योंकि आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं है, ना ही माइंड प्रिपेयर है, ना ही एक सेंस ऑफ बैलेंस है। तो जब ये सारी चीजें ना हो, आप शीर्षासन को ट्राई मत करिए, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होगा। किसी अच्छे टीचर के साथ पहले नॉर्मल योगा का अभ्यास करिए, 6 से 8 महीने, 1 साल, उसके बाद शीर्षासन के बेसिक को समझिए कि कैसे उसकी शुरुआत करनी है। तो बेसिक्स तो हम इस वीडियो में भी समझेंगे, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और अगले कुछ स्टेप्स में हम समझेंगे कि बेसिक क्या है और कैसे शुरुआत करनी है शीर्षासन की। तो सबसे पहले शीर्षासन में इंपॉर्टेंट है बेस को रेडी करना। जब हम शीर्षासन करते हैं तो हमारी फोर आर्म भी रोल प्ले करती है, एल्बोस, आपका हैंड, आपका मिड ऑफ द पाम, आपका हेड, आपकी नेक, आपके शोल्डर, ये सब मिलकर के एक बेस रेडी करते हैं जिसके ऊपर आप वर्टिकल चले जाते हैं, स्ट्रेट बैलेंस कर पाते हैं शीर्षासन में। तो हम समझते हैं कि हाथ की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आपको इस तरह से हाथ की ग्रिप लेनी है। जब आप इंटरलॉक फिंगर्स कर देते हैं तो हाथ ऐसे चिपकाने नहीं है, आपको सेमी सर्कल बनाना है इस तरीके से। और ये जो बीच का पूरा हिस्सा है, इसके साथ आपको हेड टच करना है, अपने हेड को इसके अंदर ले जाना है। तो सबसे पहले आपको अपनी उंगलियों को इस तरह से इंटरलेस कर लेना है और अपने अंगूठे ऐसे ऊपर रख देने हैं। ध्यान रखें कि आपको अपने हाथ ऐसे मिलाने नहीं है, इस तरह से बीच में एक स्पेस रखना है। इसी स्पेस को हम अपने हेड से फिल करते हैं जब हम शीर्षासन के लिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा स्टेप क्या है कि आपके सर का कौन सा हिस्सा हम मैट के ऊपर रखें, क्या अग्रभाग या पिछला भाग? बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल सेंटर, आपके सर का बिल्कुल जो सेंटर है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक ब्लॉक या फिर एक बुक लेंगे और उसको अपने सर के ऊपर ऐसे रख करके देखेंगे। जहां पर भी वो बुक या ब्लॉक बैलेंस हो रहा है, ध्यान रखिए हमें उसी हिस्से पर शीर्षासन करना है। जैसा कि मैंने यहाँ पर ब्लॉक को बैलेंस किया है, आई कैन फील कि इस हिस्से को हमें जमीन पे या मैट के ऊपर रखना है और शीर्षासन करना है। अब वज्रासन में सबसे पहले आप बैठ जाएंगे, घुटनों पर इस तरह से उठेंगे और एक एक करके हाथ मैट के ऊपर रखेंगे, इंटरलॉक फिंगर्स करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे भू नमन आसन। इसे हम शीर्षासन का पार्ट ए कह सकते हैं, जिसमें आप अपने ब्रेन को एक एक्सपीरियंस देते हैं अपसाइड डाउन होने का, सर नीचे और हिप्स ऊपर जा रहे हैं, इस तरह की फीलिंग देना जरूरी है ताकि ब्रेन सेफ्टी से पैटर्न बना पाए आपकी प्रोग्रेस में। इंटरलॉक करके दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और फिर अपने हेड को, उसी हिस्से को मैट पे रखिए और सर के पिछले हिस्से को अपने हाथ के बीच में टच होने देंगे। जब ये पोजीशन मिल जाए तो अपनी एल्बोज को जमीन पे दबाइए और कंधों को पीछे ले जाइए, अवे फ्रॉम द ईयर्स, अपने कानों से दूर। और फिर पैरों की उंगलियों पर आ जाएंगे और धीरे धीरे अपने घुटने उठा देंगे। तो सबसे पहला स्टेप है ये भू नमन आसन।
आप जब इसमें आते हैं तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से जब ब्लड सर की तरफ बढ़ता है, नेक की मसल को थोड़ा काम मिल जाता है, तो आपको पता लगेगा कि ये किस तरीके से आप इसमें हैंडल कर पा रहे हैं। तो आपको पता लगेगा कि क्या आप अपसाइड डाउन, क्या आप शीर्षासन को हैंडल कर पा रहे हैं। कई बार इतना ही करने पर आंखें बहुत लाल हो जाती हैं और अजीब सा एक फीलिंग आ जाती है। किसी को इतना ही करने में सिर में दर्द हो सकता है। तो आपको शीर्षासन अभी करने से रुकना चाहिए और अगर आप तैयार भी हैं तब भी भू नमन आसन आपको 2 से 4 बार कर लेना चाहिए बिफोर यू अटेम्प्ट द नेक्स्ट लेवल। अब दूसरी बात, जब हम इंटरलॉक कर लेते हैं तो एक गलती क्या होती है जनरली बिगिनर्स में कि हम एल्बोज के डिस्टेंस को ज्यादा बढ़ा देते हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको एल्बोज में डिस्टेंस कम रखना है। एल्बो और शोल्डर एक लाइन में आपको रखना है। अगर कंधे से एल्बो बाहर चला गया शीर्षासन के दौरान तो सारा स्ट्रेन आपकी गर्दन पे पड़ेगा और आप शीर्षासन में रुक नहीं पाएंगे। एक स्ट्रेनियस शीर्षासन बन जाएगा। तो एल्बोज को इतना ही खोलिए कि जितने आपके कंधे हैं। तो एक बार हम फिर से भू नमन आसन को समझते हैं। वज्रासन में आएंगे, दोनों एल्बोज को ऐसा रखेंगे, इंटरलॉक फिंगर्स, हाथ जमीन पे इस तरह से दबाएंगे और ये जो बीच में खाली हिस्सा हमने हाथ के बीच में रखा है उस पे बैक ऑफ द हेड टच करते हुए टॉप ऑफ द हेड को मैट पे रखिए। इस पोजीशन को अच्छे से फील करिए। अपने कंधों को कान से दूर ले जाते हुए एल्बोज को जमीन पे दबाइए और अपने टोस को अंदर लाके घुटनों को ऊपर उठाइए। अब यहाँ पर आप अपने पैरों को देखते रहिए और इस पोजीशन में थोड़ा सा रुकिए और महसूस करिए कैसा लग रहा है, क्या इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, क्या आपकी फोरआर्म, आपकी एल्बोज, आपका हेड तीनों मिलाकर के वेट बेयर करेंगे। तो शीर्षासन में सारा वजन हेड पे नहीं आएगा, सारा वजन एल्बो पे नहीं आएगा। एक तरीके का ट्रायंगल शेप बन जाता है आपके हेड, फोरआर्म और एल्बो के बीच में। तो इवन वेट डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, बराबर सब जगह पर वजन आना चाहिए, एक जगह पर नहीं आना चाहिए। तो यहां पर भी वेट आए, यहां पर भी वेट आए, हेड पर भी आए और नेक बिल्कुल फ्री रहे। नेक में बिल्कुल भी दर्द नहीं हो, किसी तरीके का डिस्कंफर्ट नहीं हो, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अगर थोड़ा भी नेक में कोई दबाव पड़ रहा है तो आपको वापस आ जाना चाहिए और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जब आप पोजीशन ले लें तो सबसे जरूरी आप अपने कंधों को दूर ले जाएं, कान से दूर और नीचे की तरफ, अवे फ्रॉम द ईयर्स। इससे क्या होगा, आपकी गर्दन का प्रेशर कम हो जाएगा और आप बहुत ही अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप सोचिए इस पोजीशन में आपका ध्यान कहां से शीर्षासन में लगेगा। तो कंधे नीचे, गर्दन की लंबाई बढ़ाते हुए, कंधों को नीचे रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। एल्बोज को जमीन की तरफ दबा देंगे इस तरीके से जब आप शीर्षासन में होंगे। तो दोस्तों, अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो अब आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए एक जरूरी चीज है कि आपके फॉरवर्ड बेंड्स अच्छे होने चाहिए। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, आप कुछ समय से योगा प्रैक्टिस कर रहे हो, आसन प्रैक्टिस कर रहे हो तो ही शीर्षासन करिए। उससे क्या होगा कि आपके फॉरवर्ड बेंड्स अच्छे होंगे, आपकी हैमस्ट्रिंग जब फ्लेक्सिबल होती हैं तो आप इस पोजीशन के बाद जो अगला स्टेप है उसको आसानी से कर पाएंगे। भू नमन आसन के बाद जब आप शीर्षासन के अगले हिस्से में जाते हैं, वहां पर हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी अगर हो तो आप बहुत आसानी से आगे बढ़ जाते हैं। एक बार मैं आपको करके बताता हूं कि क्या करना है, तब आपको समझ में आएगा कि अगर फ्लेक्सिबिलिटी हो तो बड़े आसानी से उसे किया जा सकता है। जब आप इस तरीके से भू नमन आसन में होते हैं, इसके बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है, एल्बो पर वजन डालते हुए, कंधों को कान से दूर रखते हुए आपको एक एक पैर से इस तरीके से आगे बढ़ना है। जब आप आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे हिप्स भी हेड के ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर आप इतना वॉक कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी हैमस्ट्रिंग्स की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है। नहीं तो क्या होगा, आप यहाँ के बाद आगे बढ़ नहीं पाएंगे और आपको लगेगा कि यहाँ से आगे नहीं जा पा रहे, तो अब हम क्या करें, अटक गया, आपको वापस जाना पड़ेगा और नीचे आना पड़ेगा। जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं होते वो यहाँ पर एक गलती क्या करते हैं, शीर्षासन में जाने के लिए जंप करने लगते हैं, झटका देने लगते हैं। कुछ इस तरीके से वो करते हैं, ऐसे झटके दे करके किसी ना किसी तरीके से वो शीर्षासन में आना चाहते हैं। तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत तरीका है। इससे एक जर्क लगता है आपके सर्विकल स्पाइन को, जो ऑलरेडी छोटे छोटे वर्टिब्रल कॉलम है उस पूरे स्ट्रक्चर को बड़ा गहरा धक्का लगता है, झटका लगता है, जिसकी वजह से आपको नेक और ब्रेन की इंजरी हो सकती है। जब आपकी बॉडी तैयार हो जाए तो ही इस तरह के आसन को करिए। तो अब मान लेते हैं कि आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग की थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हो चुकी है, आपकी हैमस्ट्रिंग्स फ्लेक्सिबल हो गई हैं।
तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए शीर्षासन का। तो फिर से हम भू नमन आसन में जाते हैं। यहां तक आप पहुंच गए। अब धीरे धीरे आपको एक एक पैर से इतना आगे आ जाना है कि आपके हिप्स आपके हेड के साथ एक लाइन में आ जाए या उससे भी आगे चले जाए। जब आप इतना वॉक करके आ जाते हैं तो आपको बॉल ऑफ द फुट से टिप ऑफ द टो की तरफ जाना है। ये देखिए, बड़े ध्यान से इस चीज को देखिए। अभी इस पांव का ज्यादा हिस्सा जमीन पे टच है, अब सिर्फ पैरों का उंगलियों का टिप टच है। जब आप इस पोजीशन में आते हैं तो अपने आप आपके पैर जमीन से उठने लगते हैं। आपको क्या करना है, एक एक लेग को फोल्ड कर लेना है, फिर दूसरी लेग को फोल्ड कर लेना है। ये बिगिनर स्टेप है। आपको सबसे पहले इस पोजीशन में आना है, एक एक लेग को फोल्ड करके रोकना है, और जैसे ही लगे और नहीं रुक पा रहे वापस खोल देंगे और दूसरे पांव को भी खोल देंगे, और फिर वॉक करके पीछे जाकर घुटने नीचे। तो ये बिगिनर स्टेप है। जब आप बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं तो बिना घुटने मोड़े डायरेक्ट भी आप शीर्षासन में जा सकते हैं। वो आप दूसरी वीडियो में देख सकते हैं। शुरुआत में जब आप इस तरीके से घुटने मोड़ करके करते हैं तो आप ज्यादा सेफ फील करते हैं, डर हावी नहीं होता और आप आगे बढ़ पाते हैं। अब इसी में आप दीवार का सहारा भी ले सकते हैं। आप ये सेम पोजीशन दीवार के साथ कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर आपको क्या होगा कि वॉल का सपोर्ट मिल जाएगा। घुटने मोड़ते हुए आपको ऐसा लगेगा कि पीछे दीवार है, तो आप गिरेंगे नहीं। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या हो सकता है। अगले स्टेप में हम देखेंगे कि आप अपने लेग्स को ऊपर कैसे लाएं। तो आइए देखते हैं। ये पोजीशन लेने के बाद एल्बो डाउन, शोल्डर बैक, टोज को अंदर लाके घुटने उठाइए। धीरे धीरे वॉक इन करते हुए इतना वॉक करिए कि अपने आप पैर आराम से छूट जाए। अब जो दूसरा पैर जमीन पर रह गया है उसको बिल्कुल टिप ऑफ द टो पे ले आएंगे, अपने आप जमीन छोड़ देगा और आप फोल्ड कर लेंगे। जब दोनों लेग फोल्ड हो जाए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, धीरे धीरे घुटनों को ऊपर की तरफ लेकर के जाएंगे, टुवर्ड्स द स्काई। घुटने ऊपर ले जाते हुए आपको ध्यान देना है कि आपके कंधे पीछे की तरफ रहे, नीचे नहीं, कान से दूर। अब धीरे धीरे घुटने ऊपर और अपने हिप्स को थोड़ा सा टाइट कर लेंगे ताकि आपकी लोअर बैक भी सीधी रहे, पूरी कमर सीधी रहे। इस पोजीशन में आने के बाद फिर से आपको रुकना है। थोड़ा सा रुकने के बाद धीरे से दोनों घुटने फिर से मोड़ करके पेट के पास लाएंगे, एक एक लेग को जमीन पे रखेंगे और पूरा वॉक करके जाएंगे पीछे, घुटने नीचे, और आराम से रिलैक्स होंगे बाल आसन में। दोनों हाथ फोल्ड करके उसके ऊपर माथा रखिए और रिलैक्स होंगे। जब आप बिगिनर होते हैं तो इस तरह की प्रैक्टिस के बाद रिलैक्स होना बहुत जरूरी है, नहीं तो एकदम से आप उठ करके कुछ और काम करने लगेंगे तो भी वो हार्मफुल है। तो ये बेसिक 3 स्टेप हैं। आप जब नए होते हैं तो इस तरीके से प्रोग्रेस करेंगे तो बड़े सेफ तरीके से आप शीर्षासन में आगे बढ़ पाएंगे। पैरों की तरफ देखेंगे, एल्बो दबाते हुए कंधे दूर, टोस के ऊपर आएंगे, घुटनों को उठा देंगे। पहला स्टेप ये है भू नमन आसन। ये अच्छे से हो जाए तो पैरों पर वॉक करेंगे। वॉक करते करते अपने वजन को पूरा पीछे की तरफ ले जाएंगे, एक पांव को फोल्ड करेंगे, फिर दूसरे पांव को फोल्ड करेंगे और हिप्स को धीरे से ऊपर। इस पोजीशन में भी रुकेंगे। जब यहां कंफर्टेबल हो जाए, आप इस जगह पर कंफर्टेबल फील करने लगे, तो अपने घुटनों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये है पोजीशन नंबर 3। पोजीशन नंबर 3 में जाने के बाद धीरे धीरे अपने दोनों पांव स्ट्रेट कर देंगे ऊपर की तरफ। अब जब आप वर्टिकल पहुंच जाए तो अपने पैरों को एक बार पीछे लाइए और फिर ऊपर की तरफ पॉइंट कर दीजिए। अपने हिप्स को टाइट कर लेंगे, ग्लूट्स टाइट, कंधे कान से दूर, सांस बाहर छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचेंगे और सामान्य रूप से श्वास लेंगे, श्वास अंदर, श्वास बाहर। बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ रुकेंगे। जब आपको लगे आपको नीचे आना है, आप ज्यादा देर नहीं रुक पा रहे, तो धीरे से घुटने मोड़ेंगे। उसके बाद दोनों थाइस को एब्डोमेन के पास लाएंगे। उसके बाद दोनों पांव या एक एक करके दोनों पांव जमीन पे रखेंगे। वॉक करते वापस जाइए, घुटने जमीन पे रखिए और दोनों हाथ फोल्ड करके फोरहेड रखिए और रिलैक्स करिए। तो जब आप इस तरीके से एक एक स्टेप को फॉलो करते हुए करते हैं तो आप बेसिक्स को समझ के करते हैं। इससे आप अपनी बॉडी को भी समझते हैं, अपने माइंड को भी समझते हैं
और आप सेफली प्रोग्रेस करते हैं, आप अपनी बॉडी और माइंड को बिना हार्म पहुंचाए शीर्षासन में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपसे यही कहूंगा कि पहले किसी एक्सपर्ट टीचर के अंडर आप सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। वीडियो में आप तो देख सकते हैं, लेकिन टीचर आपको नहीं देख सकता। आप चाहे तो ऑनलाइन सीख सकते हैं या ऑफलाइन सीख सकते हैं। हमारे साथ अभ्यास करने के लिए आप इस नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन करने के लिए हमारा सेंटर दिल्ली में है, ऑनलाइन के लिए आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ तो आइडिया मिला होगा, कुछ बेसिक्स के बारे में समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोग इंजरी से बच सके, शीर्षासन के बारे में ज़्यादा समझ सके और उनको लाभ मिले। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।